गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार स्पेशल का पार्ट 2। कल हमने देखा था बिहार स्पेशल का इंट्रोडक्शन पार्ट कल हमने कंप्लीट किया था। इंट्रो पार्ट कल हमने कंप्लीट किया था और मैंने कल ही बताया था कि आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री ऑफ बिहार स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज से हिस्ट्री ऑफ बिहार स्टार्ट होने वाला है, तो हम स्टार्ट करेंगे एनिशिएंट इंडिया से। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ से बिहार का इतिहास, इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ बिहार। नो इशू फॉर मीडियम, आई विल टेल इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। जिस प्रकार हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो उसे 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक। उसी प्रकार से जब हम बिहार इतिहास को पढ़ते हैं तो इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में बांट के पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन बिहार से। तो बढ़ते हैं यहाँ प्राचीन बिहार से। हुआ क्या है कि प्राचीन बिहार या प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन बिहार के इतिहास को समझने के लिए विद्वानों ने इसे 3 वर्गों में विभाजित किया। 3 वर्गों में विभाजित किया जिससे कि पढ़ने में आसानी हो। तो वो कौन कौन से हैं 3 भाग देख लेते हैं। ऐसे करते हैं, पहला भाग हो गया आपका प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक इसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री। उसके बाद दूसरा है इसे प्रागैतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक। इसे इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा है ऐतिहासिक। इसे हिस्टोरिक एज बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि बिहार के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और एवं आधुनिक। तो प्राचीन बिहार की बात करते हैं तो इसे पढ़ने की सुगमता हेतु से इतिहासकारों ने 3 वर्ग में बांटा है। तो पहला हो गया प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री, दूसरा आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं। तो क्या करते हैं, प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक उसे कहते हैं जिसका कोई भी लिखित विवरण नहीं हो। जिसका कोई भी
लिखित विवरण उपलब्ध न हो, मतलब इसका कोई भी लिखित सोर्स आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो भी है वो आपको उसके एक्सकेवेटेड जो भी टूल्स मिलेंगे उससे ही आपको उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक। प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री इसका बात करें तो इसमें क्या है कि आपको लिखित विवरण तो उपलब्ध है, लिखित विवरण तो उपलब्ध है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं है। पढ़ा न जैसे कि आप मतलब समझ लीजिए कि लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। पढ़ने में विद्वान असफल है, उसे पढ़ नहीं पा रहे। जैसे कि हड़प्पन कल्चर का हड़प्पन कल्चर का जितने भी सोर्स है लिखित, वो लिखित तो पता है हमें कि ये लिखित है, बट उसे उसकी लिपि अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए कोई भी विद्वान, तो उसे हम हड़प्पन कल्चर को प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। तो अब बात करते हैं हिस्टोरी केस। तो हिस्टोरी केस किसे कहेंगे? हिस्टोरी केस कहेंगे जिसका लिखित विवरण भी उपलब्ध हो, लिखित विवरण भी उपलब्ध हो एवं उसे पढ़ा भी गया हो, पढ़ा भी जा सके, तो इसे हिस्टोरी केस में कहते हैं। तो आजकल हम लोग जितने भी देखते हैं, वो जितने भी सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज हमारे पास इतिहास को जानने के लिए हैं, वो सभी हिस्टोरी केस के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम लोगों ने देख लिया प्रे हिस्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं और हिस्टोरी किसे बोलते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं कि अब देख लेते हैं पाषाण काल क्या है। पाषाण काल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं अभी। ये मतलब जब हम लोग इसे डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, उस समय इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ उसी पॉइंट को पढ़ेंगे जो बिहार स्पेसिफिक के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण इज 2.5 लाख BC, यानी BC मतलब बिफोर क्राइस्ट से 1 लाख तक। मध्य पाषाण 1 लाख BC से लेकर 40,000 BC तक। सही है। नव पाषाण काल को 35,000 BC से लेकर 1,000 BC तक। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार में पूरा पाषाणी काल स्थल कौन कौन से हैं। तो पूरा पाषाण काल स्थल आपको मुंगेर, पटना, नालंदा,
गया आदि, ये सभी बिहार के पूरा पाषाणी काल स्थल है। अगर बात करें तो मुंगेर से मुंगेर मुंगेर के जो भीमबंध, ठीक है, भीमबंध बांध जो है, सॉरी भीम बांध बोल रहे हैं, भीम बांध जो है, यहाँ से प्राप्त औजार, भीमबंध से प्राप्त औजार इसी काल के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। तो इसमें भी मुंगेर से कुछ टूल्स प्राप्त हुए हैं। मुंगेर से कहाँ से? मुंगेर से टूल्स प्राप्त हुए। और अगर बात करें नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल का हमें मिला है यहाँ, नवपाषाण काल के टूल्स हमें चिरांद, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद चेचर जो है ये वैशाली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, याद रखिएगा, बराबर एग्जाम में ये दोनों पॉइंट पूछा जाता है बिहार स्पेसिफिक में। अब बढ़ते हैं आगे। हमने देख लिया, अभी तक हमने देखा इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक। प्राचीन भाग को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक। उसके बाद हम लोगों ने उसको देखा। उसके बाद पाषाण काल में है, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो बिहार स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सबको से डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल में हम इसे तब पढ़ेंगे जब हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगर बात करते हैं आगे, तो हम लोग जैसे प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ देखते हैं कि हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, बट यहाँ पे क्या है, जब हम लोग बिहार स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो बिहार में कोई भी साइट हड़प्पा कालीन नहीं है। बिहार में कोई भी साइट हड़प्पा कालीन नहीं है, तो हम हड़प्पा सिविलाइजेशन बिहार स्पेसिफिक में नहीं पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा के बाद हम लोग को पढ़ना है वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन। तो जब वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको पता है कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 BC से लेकर 1000 BC तक रखा गया है। उत्तर वैदिक काल को 1000 BC से लेकर 600 BC तक रखा गया है। अगर बात करें ऋग्वेद से, तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट, ध्यान रखिएगा बराबर एग्जाम में पूछते हैं, कीकट एवं व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना गया। नाम ध्यान रखिएगा, बराबर पूछता है कि बिहार ऋग्वेद में बिहार का किस नाम से उल्लेख है, तो याद रखिए कीकट एवं व्रात्य प्रदेश। अगर बात करें अथर्ववेद, अथर्ववेद की बात करें तो इसमें आंग एवं मगध का उल्लेख, आपको पता है ये उस टाइम महाजनपद होते थे, तो महाजनपद में ये आंग और मगध का उल्लेख है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, महाजनपद काल देख लेते हैं लोग। अब यहाँ से ये
वैदिक सिविलाइजेशन में बिहार स्पेसिफिक में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं महाजनपद राज। तो जब हम महाजनपद काल देखते हैं तो हम इसे मैप से समझना आसान रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं महाजनपद। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए थे। आपको पता होगा कि महाजनपद भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से तीन तीन हमारे बिहार में है। ठीक है, तीन हमारे बिहार में है। वज्जी, जैसे वैशाली के नाम वज्जी, उसके बाद मगध, और तीसरा है हमारा वज्जी, मगध और अंग। तो ये तीन है हमारे पास, 1 2 और ये तीन महाजनपद हमारे बिहार में थे। अगर मैप से बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वज्जी सन के बारे में। वज्जी महाजनपद, जो कि यहाँ से हमने ड्रॉ किया है, वज्जी महाजनपद मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र वज्जी महाजनपद में होते थे। इसका क्षेत्र जो है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी वैशाली, विदेह एवं मिथिला। ठीक है, अगर बात करें कि भारत के ये महाजनपद काल की बात करें तो प्रथम गणतंत्र या रिपब्लिक बोलते हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रथम गणतंत्र व्यवस्था को ये वैशाली था। ठीक है, ये बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो हमारा महाजनपद काल में वज्जी सन हो गया, लिख देते हैं वज्जी। ठीक है, बढ़ते हैं हम कहाँ, देख लेते हैं मगध महाजनपद। मगध को देख लेते हैं। मगध महाजनपद में 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था ये, सबसे शक्तिशाली। ठीक है, इसका क्षेत्र नालंदा, इसका क्षेत्र था नालंदा, पटना, या आप पाटलिपुत्रा भी से कह सकते हैं, और गया। ये सभी क्षेत्र मगध महाजनपद के अंदर रहते हैं। इसकी प्रथम राजधानी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, प्रारंभिक राजधानी गृहब्रज या राजगृह थी। बाद में इसे पाटलिपुत्रा में पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी बनी। ठीक है, तो हमने मगध वज्जी देख लिया, मगध देख लिया। हम बढ़ते हैं अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद आज जो है ये भी 16 महाजनपदों में से एक थे। इसका क्षेत्र वर्तमान के मुंगेर एवं भागलपुर का है। ये दोनों मिला लीजिएगा, ये दोनों मिलके अंग महाजनपद आते हैं, वर्तमान मुंगेर एवं भागलपुर। इसकी राजधानी चंपा थी। ये रहा इसके बारे में डिटेल्स। तो हमने महाजनपद काल भी देख लिया। महाजनपद काल को हम एक बार आप लोग के सामने नेक्स्ट पेज में कंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि
क्या करते हैं, महाजनपद। तो बिहार में 3 महाजनपद हुए। मैं इसे कंक्लूड कर देते हैं आपको। पहला हमने बात किया वजीसन। वजीसन जो है ये आपका मुजफ्फरपुर सॉरी दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास वाला क्षेत्र वजीसन का था। इसकी राजधानी वैशाली, विदेह व मिथिला थी। राजधानी जो है विदेह, पहली वैशाली थी, फिर विदेह, फिर मिथिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि वैशाली जो है प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था सबसे पहले वैशाली में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद बढ़ते हैं हम मगध महाजनपद के लिए। अगर बात करें तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली ये था। इसका क्षेत्र नालंदा, पटना एंड गया आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। बाद में पाटलिपुत्र हुआ। अगर बात करें हम अंग महाजनपद की, तो अंग महाजनपद वर्तमान मुंगेर एंड भागलपुर, इसका क्षेत्र वर्तमान के मुंगेर एंड भागलपुर है। इसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, हमने महाजनपद आजकल भी देख लिया। अब हम आएंगे, इसमें विस्तार से पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे प्रमुख राजवंश हुए हैं तो हम उन्हें देखेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम आगे, देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्रमुख राजवंश लिखते हैं, प्रमुख राजवंश। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बात करते हैं बृहद्रथ वंश। ये जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो उस टाइम हम बृहद्रथ वंश का चर्चा नहीं होता, लेकिन जब बिहार की बात करते हैं तो उस समय ये थोड़ा बहुत इसका संस्थापक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं बृहद्रथ वंश। तो इसके बारे में हमें हमारे पास ज़्यादा सोर्सेस नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है। तो इसके संस्थापक की अगर बात करें तो संस्थापक नाम से ही पता चल रहा है बृहद्रथ है। और इसके सबसे प्रतापी राजा, अगर बात करें प्रतापी राजा, तो वो था जरासंध। ठीक है, इसके बारे में बिहार के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा डिटेल्स भी इसका अवेलेबल नहीं रहता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर, स्टार्ट करते हैं हम हर्यक वंश से। यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम, हर्यक वंश से प्राचीन बिहार में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक की अगर बात करें तो बिंबिसार इसके संस्थापक है। ये इसका कार्यकाल 544 से 493 BC। ठीक है, इसका एक राजवैद्य था, नाम है जीवक। ये बहुत बार पूछा गया है कि
बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो जीवक। ये महात्मा बुद्ध की सहायता में भी मतलब उनका इलाज करने के लिए गए थे, और इनके एक दोस्त थे बिंबिसार के, उनके भी इलाज, उनको कुछ ऐसा रोग हुआ था, तो उनके इलाज के लिए ये जीवक गए हुए थे। तो बढ़ ये इनके बिहार स्पेसिफिक के लिए हड़यक वंश में बिंबिसार इतना इम्पोर्टेंट है। इससे आगे बढ़ते हैं, बिंबिसार के बाद आते हैं अजात शत्रु। नेक्स्ट रूलर जो है वो है अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु का कार्यकाल की अगर बात करें तो 492 से 460 बीसी है। कार्यकाल 492 से 460 बीसी है। इसे पितृहंता भी बोलते हैं, पितृहंता, क्योंकि इन्होंने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसका दूसरा उपनाम कुनिक भी है, इसे कुनिक नाम से भी जाना जाता है। इसी के अजात शत्रु, इसी के काल में प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी। प्रथम बौद्ध संहिता 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संहिता राजगीर में हुई थी। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, राजगीर। प्रथम बौद्ध संहिता राजगीर में हुई थी। अगर बात करें तो इतना ही। ठीक है, अगर बात करें अजात शत्रु की, तो बिहार स्पेसिफिक इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, जो इम्पोर्टेंट है उसे बिहार स्पेसिफिक में पढ़ना है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट। अजात शत्रु के बाद आते हैं हमारे उदयन। उदयन आपने बहुत बार इनका क्वेश्चंस में नाम देखे होंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है थोड़े बहुत। इनका कार्यकाल 460 से 444 बीसी है। ठीक है, सबसे पहले इनका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कार्यकाल नोट करिएगा सभी शासक के। दूसरा, इन्होंने पाटलिग्राम, या जिसे अभी पाटलिपुत्र कहते हैं, पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और इसे राजधानी भी बनाया। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन। राजधानी भी इसी ने बनाया था। बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे नाग दशक। ठीक है, नाग दशक जो है ये हड़यक वंश का अंतिम शासक है। अंतिम शासक। इसे 412 ईस्वी में, 412 बीसी में इसी के क्षेत्र के काशी के गवर्नर थे शिशुनाग। शिशुनाग काशी के गवर्नर थे। इसी के अंदर में काशी के गवर्नर शिशुनाग, इन्होंने इसे पदच्युत कर दिया और इसके बाद अपना एक नया वंश शिशुनाग वंश स्टार्ट किया। शिशुनाग वंश स्टार्ट किया। तो हमने हड़यक वंश देख लिया। आप एक बार ठीक से रिवीजन कर लीजिएगा। हड़यक वंश बिहार के प्राचीन इतिहास में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं शिशुनाग वंश से क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश से स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें इसके संस्थापक की, यहाँ से बात कर लेते हैं संस्थापक।
बात करें अगर संस्थापक की, तो संस्थापक आपको पता है कि शिशुनाग है। शिशुनाग हुआ संस्थापक, शिशुनाग है। इसने वैशाली वैशाली को राजधानी बनाया। मैंने देखा कि उदयन जो है वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, लेकिन ये शिशुनाग जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है। शिशुनाग संस्थापक देख लीजिए। इसके बाद शिशुनाग के बाद आते हैं कालाशोक। कालाशोक, इसका उपनाम जो है कालाशोक को काकवर्णी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, ये पाटलिपुत्र को फिर से अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को फिर से अपनी राजधानी बनाई। इन्हीं के समय में द्वितीय बौद्ध संहिता, ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था। ठीक है, अब 383 BC कालाशोक हो गया। इसके बाद इसके अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक यहाँ लिख देते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक आपका हो गया नंदीवर्धन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी संस्थापक, कभी अंतिम शासक, ये सब पूछते रहते हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट अंतिम शासक नंदीवर्धन। बढ़ते हैं आगे। हमने शिशुनाग वंश देख लिया, अब नेक्स्ट डायनेस्टी देखते हैं नंदवंश। ठीक है, नंदवंश की अगर बात करें, यहाँ से ध्यान रखिएगा, नंदवंश की बात करें तो इसके संस्थापक आपको पता होगा, संस्थापक महापद्मनंद थे। इसने सर्वक्षंत्रात्मक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये महापद्मनंद जो है भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक, भारतीय इतिहास का प्रथम शूद्र शासक। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको ये इम्पोर्टेंट है, इसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। उसके बाद संस्थापक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एक प्रतापी एवं अंतिम, प्रतापी भी और अंतिम भी शासक है धनानंद। आपको धनानंद के बारे में कहानी पता होगा, अगर भारतीय इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे। ये नंद वंश का अंतिम शासक है ही। ये एक पॉइंट है, ये सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, देखिए हम बिहार स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो इसमें हम इधर उधर की बातें नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। बढ़ते आगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित किया, एवं मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो नंद वंश में इतना इम्पोर्टेंट है। हम बढ़ते हैं आगे अब मौर्य वंश पे। ठीक है, यहाँ से मौर्यन डायनेस्टी।
तो मौर्य वंश की अगर बात करें तो इसके संस्थापक हैं, आपको जैसा कि पता है, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये शासक रहे हैं 322 ईस्वी BC से 298 BC तक। ठीक है। इनका चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात करें, जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ था 345 BC। ठीक है। ये मौर्य वंश थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बात करें हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश मतलब इम्पोर्टेंट है, तो ये मौर्य वंश बेहद स्पेसिफिक में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो और चंद्रगुप्त मौर्य का ये सिंहासनारोहण, मतलब वो कब बैठे थे सिंहासनारोहण, तो ये 322 में, आपको पता है, जैसे ऊपर में लिखा है, तो गद्दी पे बैठे थे 322। इसका एक, इसके दरबार में एक विदेशी यात्री आए थे। विदेशी यात्री, क्या नाम है उसका, विदेशी यात्री मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत ये होते हैं पूरा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ध्यान रखिएगा, इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। 7 वर्गों में, ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो बात करें वह 7 वर्ग कौन से हैं, तो पहला है दार्शनिक। कभी कभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखा गया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा है किसान। तीसरा अहीर। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, मतलब अब कारीगर के बाद सैनिक, 1 2 3 4 5। उसके बाद निरीक्षक, 6 हो गया, और 7वां है सभासद। सभासद। ठीक है। हाँ, बात करें अगर चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु की बात करें, अगर मृत्यु कैसे हुई, तो मृत्यु श्रवण बेलगोला में उपवास रखने के दौरान 298 BC में हुआ था। वो जैन धर्म के जो भी अनुयायी होते हैं, उसमें जैन धर्म में एक प्रथा चलती है, प्रथा कहें या उसका एक रिवाज कहें, कि उसमें मृत्यु के लिए वो उपवास रख के कुछ किया जाता है। ठीक है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमने देख लिया चंद्रगुप्त मौर्य का। अब बढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसके शासक जो हैं बिंदुसार। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक जो हैं हमारे, कौन है, बिंदुसार। याद रखिएगा, इससे पहले हमने हर्यक वंश में बिंबिसार पढ़ा है, तो ये बिंबिसार नहीं, ये बिंदुसार है। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं इसमें, तो ये बिंदुसार है। तो इसे बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, यानी कि अमित्रघात को शत्रु विनाशक बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको समझ आ रहा होगा। अमित्रघात, इसे ये जो है आजीवक संप्रदाय का आजीवक संप्रदाय
आजीवक संप्रदाय के अनुयायी। आपको इसमें जब मौर्य वंश पर है तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ नज़र आएगी कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी, और जब बात करते हैं अशोक की तो वो पहले शैव धर्म के अनुयायी होते हैं, बाद में बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो तीनों शासक अलग अलग संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। अगर बात करें इसके दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, विदेशी यात्री, ये डायमेकस, डायमेकस को सीरिया के नरेश थे, सीरिया के नरेश एंटीयोकस, हाँ, एंटीयोकस प्रथम, एंटीयोकस ने इसे डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था राजदूत बनाया। बात बिंदुसार के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। अशोक, अगर बात करें मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा तो वो है अशोक। ये 269 ईस्वी 269 बीसी में सिंहासन पर बैठते हैं और 232 बीसी तक, ठीक है। इन्होंने शासन सत्ता पर बैठने के 8वें वर्ष यानी 269 के से 8 हटा दीजिएगा, 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। इसके दरबार में विदेशी यात्री जो आए थे, बात करें विदेशी यात्री की, तो इसके दरबार में विदेशी यात्री डायनोसियस आया था, उसमें डायमेकस आया था, इसमें डायनोसियस आया था। ये फिलाडेल्फस टॉलमी सेकंड ने डायनोसियस को अशोक के दरबार में भेजा था। अगर बात करें कि अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है तो मास्की एवं गुर्जरा, ये दोनों अभिलेख हैं, इसमें अशोक के नाम का चर्चा है, ये अभिलेख है, ठीक है। अगर बात करें तो इसी के अशोक के टाइम में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था 251 बीसी में। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में, ठीक है। अशोक के अन्य नाम की बात करें तो इसे पियादसी या फिर प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। देवनाम या देवताओं का प्रिय, देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। इनके कुल 14 शिलालेख एवं 7 स्तंभ लेख। जब आप लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो ये 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर बात करें कि नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, फिर
अगर बात करें कि ये शिलालेख, अशोक के शिलालेख की खोज, शिलालेख आपको इसे पता चला, रॉक एडिक्ट बोलते हैं इसे, जो कि पत्थर पे लिखे जाते हैं। शिलालेख की खोज जो है, शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में, ठीक है, 1750 ईस्वी में। क्या यार, टेक्निकल इशू, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टेक्निकल ग्लिच है थोड़ा सा। 1750, हाँ, 1700, 1750 AD, 1750 AD में टी पैंथलर, कौन, पैंथलर टी पैंथलर ने शिलालेख की खोज की थी। बात करते हैं आगे कि इसको शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहले, ये खोज तो पैंथलर ने की थी, लेकिन पढ़ने वाले जो इसके पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल की थी वो है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, गूढ़ वाचन कभी कभी आपको नाम सुनने में आएगा कि अशोक के शिलालेख का गूढ़ वाचन किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया। अशोक के शिलालेख की अगर बात करें तो ये किन 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 लैंग्वेजेस में आपको मिलेंगे, सॉरी लिपि बोलते हैं उसको आपकी जगह, और किन किन लिपि में आपको मिलेंगे, तो ये है ब्राह्मी, इसमें लिख देते हैं ब्राह्मी, सेकेंड है आपका खरोष्ठी, तीसरे है आपका ग्रीक, चौथा अरमाइक। ये 4 लिपि में अशोक के शिलालेख मिले हैं, ठीक है। अगर बात करें कि बिहार, ये शिलालेख की बात हो गया, अब हम स्तंभ लेख किया थे, तो बिहार में पाए जाने वाले स्तंभ लेख, स्तंभ लेख हमने देखा कि 7 स्तंभ लेख हैं, और 7 स्तंभ लेख में से 3 स्तंभ लेख बिहार में पाए जाते हैं। 3 स्तंभ लेख बात करें कौन कौन, पहला आपका स्तंभ लेख हो गया रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा, ये आपका वेस्ट चंपारण में, यानी पश्चिमी चंपारण में रामपुरवा। रामपुरवा के बाद लौड़िया नंदनगढ़, ये भी आपके वेस्ट चंपारण में, ठीक है। अगर बात करें लौड़िया रेराज की, तो ये ईस्ट चंपारण में, ठीक है। यही हमने तीनों शिलालेख के बारे में बात कर लिए। और अगर बात करें कि नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बेटर रहेगा, जब हम अशोक की बात कर रहे हैं तो बराबर अपने बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं, इसमें से 4 गुफाएं जो है वो आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने दान की, आजीवक संप्रदाय दान की। तब 4 गुफाएं का अगर नाम की बात करें तो ये नाम है कर्ण चौपर, सुदामा, विश्व ज्योति,
ठीक है। 4 गुफाएं आजीवक संप्रदाय को अशोक ने निर्माण किया था या बनवाया था। अगर बात करें मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। इसकी हत्या जो है, इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग 185 बीसी, 185 बीसी में इसकी हत्या इसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। और यहाँ से शुंग डायनेस्टी की स्थापना होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि नंद वंश से विजय दिलाने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की। वो ध्यान होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कहें तो चाणक्य था। इसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है या कौटिल्य के नाम से भी, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है। इसने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र की रचना की, जो कि ये पॉलिटिकल इशू से संबंधित है। ठीक है। इसमें इस अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण है। ठीक है। लगभग 400 श्लोक। कभी कभी एग्जाम में ये देखा जा रहा है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हम शुंग डायनेस्टी पर देखा, तो हम शुंग डायनेस्टी की अगर बात करें शुंग डायनेस्टी, अगर हम शुंग डायनेस्टी की बात करते हैं तो इसके संस्थापक आपको पता है कि पुष्यमित्र शुंग हैं। पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। कब स्थापना हुआ था? ये 185 बीसी में। ठीक है। बृहद्रथ की हत्या करके। यह एक ब्राह्मण शासक था। ध्यान रखिएगा, ये क्या था? ब्राह्मण शासक। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 2 अश्वमेध। इसी युग में पतंजलि योग गुरु जो है, पतंजलि ने इस यज्ञ में पुरोहित की भूमिका में आए। ठीक है। बात करें अगर पतंजलि की, तो इन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। उसके बाद इसका शुंग डायनेस्टी का पुष्यमित्र शुंग के बाद एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर नहीं थे, वो अग्निमित्र। ठीक है। अग्निमित्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर नहीं थे। इसके अंतिम शासक की बात करें, बराबर पूछता है। अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। यूपीएससी में प्रीवियसली ये पूछा भी गया है। तो यहाँ हमारा शुंग डायनेस्टी समाप्त होता है। इसके बाद
हम लोग आज से क्लास यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद हमारा कण्व वंश बचता है, फिर बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रभाव देखेंगे, फिर गुप्त काल देखेंगे, और उसके बाद पालकालीन बिहार देखेंगे, जिसके बाद हमारा प्राचीन बिहार समाप्त हो जाएगा। तो इसका पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 1 ये रहा। पार्ट 2 हम नेक्स्ट कल लेके आएंगे, ठीक है। पार्ट 2 कल आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।